अगर आप इज़राइल के सपोर्टर हो तब तो आपको ये बात ज़रूर जाननी चाहिए कि इज़राइल ने भारत की मदद कब-कब की और किस प्रकार से की। अगर आप इज़राइल को पसंद नहीं भी करते तब भी एज़ अ कंट्री उन्होंने हमारी मदद करी थी। एज़ अ हिंदू या फिर ऐसे इंडिविजुअली मदद नहीं करी थी। तो सबको ये तो जानना चाहिए ही चाहिए कि किस प्रकार इज़राइल ने हमारी मदद करी। इज़राइल ने मेनली 3 बार तो हमारी मदद की ही थी, जिसमें से 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर शामिल है। दूसरा 1971 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था वो, और 1999 में भी पाकिस्तान के साथ हमारे लफड़े हुए थे वो। उन सब में इसने 3 ये सन मैंने आपको बता दी, इसमें इसने हमारी मदद करी थी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा अगर आप इज़राइल के बारे में, यहूदियों के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हमारा इतिहास। पहले किस प्रकार से मदद की थी वहाँ पर तो चलेंगे ही, लेकिन अभी जिस प्रकार से अभी मोदी जी इज़राइल गए थे, उसके बाद नेतन्याहू जी यहाँ पर आए थे, तो तब क्या क्या हमने उनके साथ समझौते किए उस पर एक प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पर भारत इज़राइल में औद्योगिक अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं, उसके बाद विकास यानी डेवलपमेंट, उसके बाद तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, इसमें जो है इनोवेशन में फंड दिया गया था, जिसके लिए हमने एक समझौता किया था। पहला ये हो गया। दूसरा था भारत में जल संरक्षण के लिए। तो इसमें क्या है कि आपने सुना ही होगा बहुत बार कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर इज़राइल के पास वाटर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इज़राइल में भी पानी कम है पीने योग्य, रेगिस्तान वाला इलाका है। तो इन्होंने ऐसी ऐसी तकनीकी बनाई है कि भाई कम पानी में खेती की जा सके, या पानी को कैसे हम रिफ़ाइन कर सकते हैं। ये लोग समुद्र के पानी को भी रिफ़ाइन कर लेते हैं, पीने योग्य बनाते हैं। यहाँ तक इनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि एनवायरनमेंट में जो नमी होती है उससे पानी सोख कर ये पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब इन्होंने इंडिया में भी इसके लिए काम किया। तो इसी से रिलेटेड तीसरा जो समझौता था वो ये था कि भारत में राज्य जल उपयोगिता सुधार में समझौता किया था, किस राज्य में कितना जल वगैरह जो भी है इनके मतलब वो था। और चौथा था कृषि में विकास करना, कैसे कम जमीन पर अधिक से अधिक अन्न हम उगा सके, कम खाद वगैरह, कम पानी की ज़रूरत पड़े और हम अधिक से अधिक अन्न उगा सके, क्योंकि भारत को वैसे भी अन्न की अधिक ज़रूरत है और हम हैं भी कृषि प्रधान देश। कहीं हमारा हाल पाकिस्तान की तरह ना हो। पाकिस्तान भी एक कृषि प्रधान देश था, क्योंकि वहाँ पर पंजाब का अधिकतर एरिया है, वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी, उपजाऊ भूमि थी, लेकिन इन्होंने सब मटिया मेट कर दी। तो हम लेकिन अपनी जगह को अच्छी तरह उपयोग करना चाहते हैं, ताकि हम पूरे, क्योंकि हमारी आबादी बहुत अधिक है और हम अपने पूरे देश के लोगों को अच्छी प्रकार से, सस्ती प्रकार से अधिक पौष्टिक आहार प्राप्त उपलब्ध करा सकें। और जब भोजन अधिक होगा तो भाई हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो अधिकतर देश भारत पर डिपेंड होते हैं गेहूं को लेकर और चावल को लेकर। तो भाई ये चीज़ तो हमें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें अधिक अन्न भी चाहिए होगा। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका परमाणु घड़ियों के संबंध में सहयोग, जिसे हम एटमिक क्लॉक कहते हैं। वैसे ये समझाने के लिए अलग से ही एक वीडियो लग सकती है, तो मैं आपको शॉर्ट में बस बता देता हूँ कि इसका काम क्या होता है कि इससे हमें सबसे सटीक समय पता चलता है, और ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मापदंड है। कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हमने अभी चंद्रयान भेजा था, ठीक है, तो उसमें समय क्या है कि बहुत एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसे ही कई अन्य देशों के साथ भी अगर काम करते हैं तो उनके साथ और हमारे साथ जो सटीकता है समय की, वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कई काम होते हैं, फ्लाइट आ रही है, जा रही है, ये सब है। और जैसे टीवी में भी कोई चीज़ प्रसारित होती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको नियंत्रित करना होता है। नेविगेशन सैटेलाइट जैसे जीपीएस वगैरह है, वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 2 पॉइंट और है दोस्तों। जीईओ एलईओ ऑप्टिकल लिंक में सहयोग के संबंध में है, और दूसरा है यहाँ पर छोटे उपग्रहों के लिए विद्युत प्रणोदन। विद्युत प्रणोदन कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को, उसमें सहयोग करना, जो कि आपने चंद्रयान के समय देखा होगा। वो बोलते थे कि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब इसमें बताऊंगा अभी। तो पहले जीईओ और एलईओ के बारे में बता देता हूँ 2 मिनट में, कि जो उपग्रह होता है ना, उसकी जो पोजीशन ट्रैक करनी होती है, उसके लिए हमारे एंटीना लगे होते हैं ना, उनको मुड़ना नहीं पड़ता। वो जैसे है वहीं से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो इसमें इसराइल ने मदद की। दूसरा वाला बहुत ईजी। अब क्या है ना कि मैं थोड़ा हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इंग्लिश में समझाने में दिक्कत होती है। तो खैर, जो इलेक्ट्रिक क्या बताया मैं, प्रोपल्शन था, विद्युत प्रणोदन था। इसमें क्या होता है, एक तरह से आप थ्रस्ट का काम समझ लो। थ्रस्ट से क्या होता है कि एक पुश मिलता है, एक्सेलरेट करता है जो भी ऑब्जेक्ट आपको
पहुंचाना है अंतरिक्ष में, उसको एक एक्सीलरेशन मिलता है, एक धक्का मिलता है, जिस वजह से उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो इसमें ये काम आता है। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है, उसके द्वारा ये काम किया जाता है। तो ये सारे तो समझौते हमने किए थे। उसके बाद अब आते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री पर। यहाँ पर इजराइल हमारी एक क्षेत्र में बहुत अधिक मदद करता है, वो है वेपन्स के क्षेत्र में। रूस के बाद अगर कोई हमें सबसे अधिक वेपन देता है ना, तो वो इजराइल ही है। और हमें अपने जो भी इस चीज़ को इसको डाइवर्स करना है, मतलब हम रूस से भी हथियार लें, फ्रांस से भी लेंगे और इजराइल से भी लेंगे। और सबसे अधिक भरोसेमंद हमारे लिए रूस रहा था, अब इजराइल भी है। क्योंकि हमें इसलिए भी भरोसा है क्योंकि उसके जो हथियार है उच्च क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि वो हमेशा युद्ध में रहता है। तो उसके जो हथियार है वो प्रयोग होते रहते हैं। अभी क्या कि रूस के भी कई हथियार प्रयोग में हुए थे, अभी उसने लेटेस्ट वाले नहीं किए, जितने भी पुराने थे वो किए। तो ये दोनों हमारे लिए हैं। उसके बाद फ्रांस का भी आता है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमें अपना जो भी ये इंडस्ट्री है इसको डाइवर्स करना है। खैर, इजराइल के संग वेपन के क्षेत्र में नेगोशिएशन करना भी बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो हमें कई चीज़ों की तकनीक अगर हमें ज़रूरत है तो वो भी दे देते हैं पूरी। और उसके बाद वो जो रेट है उसमें भी थोड़ा देख लेते हैं। और मतलब कई मामलों, हमारे दोस्त है यार इजराइल, तो हमारी पूरी तरीके से मदद करता है। तो मैं ये नहीं बताऊंगा उन्होंने कौन कौन से हथियार दिए, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। लेकिन ये बता देता हूँ कब कब दिए। 1996 में उन्होंने यूएवी वगैरह दिए और कई तरह के सिस्टम हमें उपलब्ध कराए थे। उसके बाद उन्होंने हमारे मिग 21 है जो रूस द्वारा निर्मित है, उसमें भी कई काम किए थे। उसके बाद 1997 में इजराइल के राष्ट्रपति एजर वीजमैन भारत का दौरा करने वाले यहूदी राज्य के पहले प्रमुख बने थे, जिसमें कई प्रकार की हथियारों की डील शामिल थी। तो उसमें भी बराक एक, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी, वो हमने खरीदी भैया। और ये मिसाइलें हमें पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए खरीदनी पड़ी, क्योंकि वो चोट्टा क्या कर रहा था कि अमेरिका से वेपन खरीद रहा था, जिस वजह से उसे काउंटर करने के लिए हमने ये मिसाइल खरीदी। साथ ही साथ यहाँ पर 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, कहाँ पर किया था? पोखरान में। तो उस समय इजराइल एक ऐसा था जिसने इसकी निंदा नहीं की थी और कहा था कि भाई इंडिया को भी एटॉमिक हथियार रखने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ 1999 की जो हमारी कारगिल की लड़ाई थी, उसमें बताती है कि हथियार और गोला बारूद और कई तरह की इक्विपमेंट वगैरह हमें देकर इजराइल ने हमें बड़ी मदद पहुंचाई थी। उसके बाद भारत ने 2003 में $1 बिलियन की लागत से फाल्कन AWACS खरीदे थे इजराइल से। उसके बाद भारत ने 2005 में $220 मिलियन में 50 इजरायली ड्रोन भी खरीदे थे। साथ ही साथ 2007 में एंटी बैलिस्टिक सिस्टम हो गया और कई तरह की मिसाइल को विकसित करने में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ था, जो कि सबसे बड़ी डील थी इनकी। अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बराक 8। पहले हमने बराक 1 ली थी, अब बराक 8 ले रहे थे, जिसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर थी और जो समुद्री जहाज़ों और ज़मीन दोनों से कर सकती थी और क्रूज मिसाइल से हमें बचा सकती थी। तो ये सब हमने और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें करते रहे हैं। उसके बाद 2008 में जब मुंबई हमला होता है, तो 40 विशेष अभियान बलों की एक टीम बनाकर इजराइल ने हमें मदद की पेशकश की थी। पूछा था कि भाई मदद चाहिए जनाब, आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। इजरायली अखबारों ने बताया था कि मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, तो सरकार ने रक्षा मंत्री एहुक बराक उस समय जो थे वहाँ इजराइल के द्वारा हमलावरों से लड़ने में मदद के लिए जो आतंकवाद विरोधी इकाइयों को भेजने का प्रस्ताव दिया गया था, उसको मनमोहन सिंह ने लात मार के ठुकरा दिया। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, आप समझ सकते हैं खुद क्या हो सकता है। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ कि वो ये दिखाना चाहते होंगे कि हम कैपेबल हैं खुद ये अभी करने में, अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। इसका ये भी कारण हो सकता है, तो नेगेटिव मत लेना। इसके अलावा इजराइल ने हमें कई तरह की खुफिया जानकारी और आतंकवाद से लड़ने में भी मदद करी है। जैसे कि आपको पता था कि कश्मीर वगैरह में इधर उधर इजरायली आते रहते थे, तो इससे पाकिस्तान को भी डर था कि कहीं कुछ हो ना, तो उन्होंने अटैक वटैक भी किया था। कई को मतलब एक मर गया था और एक आध को गिरफ्तार मतलब अपहरण कर लिया था, ऐसा कुछ था। तो मतलब इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती रही हैं। तो डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मतलब उनका ड्रामापंथी यहाँ कश्मीर में अलगाववादियों के बीच चालू था, तो इसमें इजराइल हमारी पूरी मदद कर रहा था कैसे इनको काउंटर किया जाए। भारत और इजराइल के बीच व्यापारिक रिश्ते भी थे, जिसमें 2012 में ये स्थापित हुए थे और $200 मिलियन से बढ़कर ये 2014 में $4.52 बिलियन तक हो गया था ये व्यापार। अब तो और बढ़ गया है 2023 में। 2013 में इजराइल ने सोचा अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम दोनों के बीच हो जाए तो ये जो व्यापार है ये और भी अधिक बढ़ सकता है।
इज़राइल ने जो हम चंद्रमा पर अभी मानव रहित यान भेजेंगे तो उसमें इसरो के प्रस्तावित मिशन में भाग लेने के लिए रुचि व्यक्त की थी। हो सकता है वो भी कुछ अपना भेजना चाहते हो वहाँ। आपको एक और कारण बताऊं कि इज़राइल हमारी मदद क्यों करता है। तो जब अरब का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान ने अरब के देशों को कई तरह से सहायता पहुंचाने का भी काम किया था, जिनमें से 2.5 लाख राइफल्स हो गई और अन्य तरह की चीज़ें, और अपने कुछ शायद सोल्जर वगैरह भी भेजे थे। तो इसीलिए इज़राइल भी हमारी मदद करता। समय आता है 1971 का। तो उस समय क्या होता है कि मोसाद अपनी जो इंदिरा गांधी है वो मोसाद और अपनी रॉ को थोड़ा संबंध बनाने के लिए कहती है कि जानकारियाँ जुटाते रहो। उसी समय जुल्फ़िकार अली कार भुट्टो वगैरह थे, ये नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर जाते हैं और जो पाकिस्तानी आर्मी है वो लीबिया और ईरान के लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दे रही थी। ये वही दौर था जब हमारे यहाँ भी युद्ध हुआ 1971 का, जब पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है वहाँ पर पाकिस्तान जेनोसाइड कर रहा था। बहुत कुछ वहाँ रेप किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे लोगों को, बहुत कुछ किया जा रहा था। तब इज़राइल की जो वो संसद है वहाँ पर विदेश मंत्री ने उनके कहा कि हम पूर्वी बंगाल में हो रहे जो नरसंहार के गवाह बनते हैं। यहूदी लोग जिन्होंने अपने इतिहास में बहुत दुख और कष्ट सहे हैं, उन्हें मानवीय पीड़ा के प्रति विशेष रूप से जागरूक और सहानुभूति होना चाहिए, चाहे वह कहीं भी हो। क्योंकि एक्चुअली इंडिया भी चाहता था कि जो कुछ वहाँ हो रहा है वो दुनिया को पता चल सके, क्योंकि हम तो कह ही रहे थे दुनिया को भाई यहाँ क्या चल रहा है। तो हमारे अलावा इज़राइल केवल दूसरा ऐसा देश बना था जो इस चीज़ को समर्थन दे रहा था। उसके बाद भारत कहता है कि इज़राइल की तरफ से अगर तेल के रूप में या पैसे के रूप में, हथियार के रूप में, किसी भी रूप में अगर इज़राइल हमारी मदद करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम दोनों के बीच संबंध ना के बराबर थे, इसलिए हमें तीसरे पक्ष की ज़रूरत थी। वो जो तीसरा पक्ष है वो हमें मिला लिक्सटेनटाइन के रूप में। ये ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा देश है और हमें ऐसा ही चाहिए था जिसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी ना हो, ज़्यादा हलचल ना होती हो वहाँ। यहाँ तक कि हमारे जो लोग आज ईरान घूमने जाते हो कहते हैं बहुत अच्छा है, इसे अच्छा मत समझो भाई, ये भी सांप है। इसके और पाकिस्तान के बीच डील थी कि अगर भारत कराची पर हमला करेगा तो ईरान पाकिस्तान को एयर सपोर्ट देगा कि हमारे यहाँ से तुम वहाँ पर हमला करो। ये किसी के साथ नहीं है, ये सारे सब एक हो जाते हैं, किसी पर भरोसा नहीं। वो तो हमारा सोवियत संघ जो है हमारा दोस्त था, तो इसलिए ईरान उससे डर गया और उसने ये डील मतलब कैंसिल कर दी। 1962 में भी जब चीन भारत पर अटैक कर देता है तब भी उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री है नेहरू जी, वो पत्र लिखते हैं इज़राइल को और कहते हैं कि हमें गोला बारूद वगैरह, हथियार वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो भेजना, लेकिन उस पर इज़राइल का झंडा ना लगाओ क्योंकि इससे हमारे और अरब के रिश्तों में खटास आ सकती है। इस पर इज़राइल ने मना कर दिया कि हाँ भाई हम सहानुभूति जताएंगे, फ्री की है, लेकिन हम सहायता नहीं भेजेंगे। सहायता सिर्फ तभी आएगी जब आप हमारे झंडे तले हमारी मदद लेंगे। और मैं कहूँगा कि बात सही है, एक तो सामने वाला आपकी मदद भी करे, ऊपर से अब आप उसको अपना झंडा, अरे यार इतना क्या डरना यार, अरे होगा जो देखा जाएगा। भारत और इजराइल के जो पूर्ण राजनीतिक संबंध है वो 1992 में स्थापित हुए थे, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद बात आती है 1999 के कारगिल युद्ध की। उस समय भी इजराइल ने हमें पूरे पूरे हथियार दिए कि भाई लो तुम भर भर के, और खुफिया जानकारी दी हमें काफ़ी सारी, और वो इसी में माहिर है भाई, खुफिया जानकारी उनकी एकदम सटीक होती है। अब हथियारों में उन्होंने मोटर वगैरह और निगरानी करने वाले ड्रोन वगैरह, लेज़र गाइडेड बम वगैरह, ये सब दिए थे उन्होंने। इजराइल, हमारे पास सैटेलाइट नहीं थी जिसका बहुत नुकसान होता था, तो क्या हुआ कि इजराइल ने हमें सैटेलाइट द्वारा एकदम पूरी लोकेशन बताई दुश्मनों की कि कहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। ये 1999 की बात है। बोफोर्स तोपों के लिए उन्होंने हमें गोला बारूद दिया था, उसी के साथ वायुसेना को मिराज 2000H युद्धक विमानों के लिए लेज़र गाइडेड मिसाइल भी दिए थे, क्योंकि उस समय तक हमारे पास कुछ भी खास सैन्य सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इजराइल ने, जैसे कि आप जानते हो, इतने ज़्यादा वो स्किल्ड है ना कि उन्होंने अमेरिका को भी ट्रेनिंग दी है, उन्होंने भारतीय सेना को भी कई मामलों में ट्रेनिंग दी है कि किस प्रकार से आपको वॉर करना है या छुपे रहना है या जो भी है, उन सब में ट्रेनिंग भी दी है। जब गांधीवादी नेता मोरारजी देसाई जब बने थे, नेतृत्व में आए थे, तो ये गांधीवादी तो थे ही और इनकी निगरानी कर रही थे रॉ, तो इन्होंने क्या किया, 30% की कटौती कर दी रॉ के बजट में। तो इसके अलावा पाकिस्तान को परमाणु संयंत्र राष्ट्र बनने से रोकने के लिए गुप्त अभियान भी चलाया। 2018 में क्या होता है, पाकिस्तान के ग्रुप कैप्टन SM हाली ने पाकिस्तान डिफेंस जनरल पत्रिका में एक लेख निकाला था। इस लेख में उन्होंने कहा था कि 1977 में रॉ के एक एजेंट को पाकिस्तान के अकूटा परमाणु संयंत्र का ब्लूप्रिंट मिल गया था। उसने इसे भारत को देने के लिए $10,000 मांगे थे,
और जब उसने ये हमें देने के लिए कहा तो हमारे जो मोरारजी देसाई है उन्होंने क्या किया कि जिया उलक जो पाकिस्तानी जनरल है उनको फ़ोन किया कि हमें मालूम है अकूटा में आप क्या कर रहे हो। तो मैं मतलब क्या ही उनकी महानता की तारीफ़ करूं। उनके इस कृत्य के कारण हुआ क्या कि पाकिस्तान ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। उन्हें पता चल गया कि एक रॉ का एजेंट है यहाँ, उन्होंने उसे पकड़ लिया जिस कारण से हमें वो ब्लूप्रिंट नहीं मिल सका। और यही वो जगह है जहाँ पर विवेक बिंदर सर ने भी वीडियो बनाई है कि किस तरीके से बाल कटवाने जाते थे वहाँ पर अगर कोई, तो उसके सैंपल इकट्ठे किए जाते थे। क्योंकि अगर आप परमाणु संयंत्र में काम करने जाते हो तो आपके जो बाल है उसमें थोड़ा रेडियो एक्टिव गुण आ जाते हैं जिससे पता चल जाता है भैया कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा ही हुआ, उन्होंने पता लगा लिया था फिर। अच्छा, ये जानकारी दी थी हमें इजराइल ने कि भैया यहाँ पर कुछ खिचड़ी पक रही है, ये लोग परमाणु बम बना रहे हैं और आप इन्हें रोकिए। तो यहाँ पर कुछ माहौल भी ऐसे बन गए थे कि शायद युद्ध हो। तो इसमें क्या होता है कि इजराइल हमें F-16 लड़ाकू विमानों के बारे में तकनीकी जानकारी देता है क्योंकि पाकिस्तान के पास वो थे। अब बदले में इजराइल कहता है हमें तुम MiG-21 विमान के बारे में जानकारी दो, जो कि अरब देशों में कुछ के पास है और अरब देश उसे परेशान करते रहते हैं, तो जानकारियों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से इजराइल ने भारत की समय समय पर हेल्प की है, जिसमें से 1962, 1971, 1999 और पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र को मिटाने के लिए, मतलब उसकी जानकारी दी थी कि ये परमाणु बम बना रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य जगह भी कई बार हमारी हेल्प की और खुल के कि भाई आप मदद मांगो हम करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।